प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथाएं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शेर। तो आइए पढ़ते हैं साहित्यकार असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है शेर। हमारी पाठ्य पुस्तक में असगर वजाहत द्वारा रचित 4 लघु कथाएं दी गई है, जिनमें शेर, पहचान, 4 हाथ और साझा प्रमुख है। इन लघु कथाओं में से आज हम शेर कथा पढ़ने जा रहे हैं। जो लघु कथा हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शेर। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। इस शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक एक करारा व्यंग करता है और वह प्रतीक रूप में शेर को बताता है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। शेर ने अपना बहुत बड़ा सारा मुंह खोल रखा है। वह जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सभी जंगल के जानवर कतार बनाकर बारी बारी से उसके मुंह में जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी लगता है, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार भी प्रतीत होता है। लेखक का कहना है कि ऊपर से देखने पर तो यह शेर अहिंसावादी लगता है, साथ ही साथ वह न्यायप्रिय भी दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है मानो वह बुद्ध का अवतार हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बुद्ध का अवतार हो। पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है। शेर की असलियत क्या है कि शेर अहिंसावादी नहीं है, शेर न्यायप्रिय भी नहीं है और शेर बुद्ध का अवतार भी नहीं है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपट पड़ता है। और जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा बनाते हैं, तब शेर अपनी असलियत में आ जाता है और वह दहाड़ता है और लेखक की ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है, शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग तभी तक खामोश रहते हैं जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, सब उसकी आज्ञा मानते रहें, तभी तक शासन और सत्ता खामोश रहती है। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न लगाता है, कोई प्रश्न पूछ लेता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देता है, उसकी अवज्ञा कर देता है, तो सत्ता खूंखार हो उठती है और विरोध में उठने वाले स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता खूंखार हो उठती है और जो भी कोई प्रश्न उठता है, जो भी कोई अपनी आवाज बुलंद करता है, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता उस आवाज को, उस स्वर को कुचल ही डालती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी करारा प्रहार किया है। आइए पढ़ते हैं लघु कथा जिसका शीर्षक है शेर। और इस लघु कथा के रचनाकार है असगर वजाहत। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। लेखक का मानना है कि उसके सिर पर सींग उग रहे थे और किसी न किसी दिन कसाई की नजर उस पर पड़ सकती थी, इसलिए वह शहर में आदमियों से डरकर जंगल में भाग आया था। लेखक को लगा कि उसको जंगल में पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी, वह कसाई से बचा रह सकेगा, कसाई उसको काट नहीं पाएगा, उसको मार नहीं पाएगा। कसाई वह व्यक्ति होता है जो जानवरों को काटता है, मारता है। तो लेखक को ऐसे लगा कि कसाई की नजर उस पर नहीं पड़े और उससे बचने के लिए एक दिन
मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल में भाग आया था। यहाँ पर है मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे। इससे आशय है सिर पर सींग निकलना, यह एक मुहावरा कहलाता है। गधे के सिर पर सींग निकलना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है व्यवस्था में अजीबोगरीब परिवर्तन होना। जैसे कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते हैं, लेकिन गधे के सिर पर सींग निकलना, इसका आशय यह है कि जो बनी बनाई व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है, और अब ये जो परिवर्तन है यह भी बड़ा अजीबोगरीब तरीके का हो रहा है। यानी व्यवस्था में अजीबोगरीब बदलाव होना, बनी बनाई लीक से अलग रहना। जंगल में मेरा पहला ही दिन था। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक शेर बैठा हुआ था। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ था। शेर का मुंह खुला हुआ था, और जो शेर बैठा हुआ था बरगद के पेड़ के नीचे, उसका मुंह खुला हुआ था। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि शेर का मुंह खुला हुआ है। शेर के दोनों दांत नीचे और ऊपर वाले पूरी तरह से बहुत ही खूंखार दिखाई पड़ रहे हैं। शेर का बड़ा सारा मुंह खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेर का मुंह खुला हुआ था, और शेर का खुला हुआ मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ। कोई भी व्यक्ति शेर के खुले हुए मुंह को देखकर बिल्कुल डर जाएगा, कांप जाएगा, भयभीत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो अथवा कोई भी जानवर हो, वह जंगल के राजा शेर के खूंखार चेहरे को खुला हुआ देखकर, खूंखार मुंह को खुला हुआ देखकर अवश्य ही डर जाएगा। और ऐसा ही हाल लेखक का हुआ। यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया, और लेखक उस शेर से बचने के लिए एक झाड़ी के पीछे तपाक से जा छिपा। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। लेखक ने अपने आप को झाड़ी के पीछे छिपा लिया और यह सोचने लगा कि यह झाड़ी भी बहुत ही गजब की चीज है, यानी बहुत ही अच्छी चीज है। अगर झाड़ियां न हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो। लेखक का यह भी सोचना है कि शेर के और उसके बीच में ये झाड़ी है, इसलिए शेर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि ये झाड़ी बीच में नहीं हो तो लेखक के सामने केवल शेर ही शेर हो, शेर का मुंह ही मुंह हो, फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं। जंगल में बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठा हुआ था एक शेर। शेर का मुंह खुला हुआ था। लेखक के बीच में एक झाड़ी थी। झाड़ी की ओट में छिप करके लेखक ने देखा कि जंगल के जानवर कतार बनाकर शेर के ओर आगे बढ़ रहे थे और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे थे। और लेखक ने यह भी देखा कि ये आने वाले सभी जानवर जो कतारबद्ध होकर आ रहे थे, ये शेर के मुंह में प्रवेश कर रहे थे, शेर के मुंह में घुसते जा रहे थे। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। और लेखक ने यह भी देखा कि शेर अपनी जगह आराम से बैठा हुआ है, मुंह खोल रखा है, और कोई भी जानवर है वह चुपचाप उसके मुंह में प्रवेश कर रहा है। शेर न तो हिलडुल रहा है, न वह जानवरों को चबा रहा है, वह तो जानवरों को सीधा ही गटकता जा रहा है। गटकता जाने से आशय है बिना चबाए ही उनको निगल रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। निश्चित रूप से यह ऐसा दृश्य था कि इससे कोई भी बेहोश हो सकता था। बड़ा सारा शेर, उसका खुला हुआ मुंह, और जंगल के जानवर उसके मुंह में लगातार प्रवेश कर रहे हैं, और वह शेर भी न हिल रहा है न डुल रहा है, और वह लगातार बिना चबाए उन सभी जानवरों को निगल रहा है। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था।
लेखक ने अगले दिन एक गधा देखा, लंगड़ाता हुआ गधा, और वह जा रहा था शेर के मुंह की तरफ। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया। अब लेखक ने जब उस गधे को, जो शेर के खुले मुंह में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, उसको देखा तो लेखक को उसकी बेवकूफ़ी पर, उसकी मूर्खता पर सख्त गुस्सा आया, अत्यधिक क्रोध आया, और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया और उसको समझाने के लिए झाड़ी से बाहर निकल करके आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? मैंने उससे पूछा, भाई तुम अपनी स्वयं की इच्छा से ही शेर के मुंह में क्यों प्रवेश कर रहे हो? जैसे ही तुम शेर के मुंह में प्रवेश करोगे तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, तुम समाप्त हो जाओगे। उसने कहा, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। गधे ने जवाब दिया कि शेर के पेट में हरी हरी घास का, कोमल कोमल घास का, नरम मुलायम घास का एक बहुत बड़ा सारा मैदान है। मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी, और मैं वहां खूब आराम से रहूंगा, खूब घास खाऊंगा, और मेरा जीवन पूरी तरह से आराम से कट जाएगा। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। मैंने उस गधे से कहा कि भाई वह शेर का मुंह है, उसमें जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। उसने कहा, गधे वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहां है हरी घास का मैदान। उसने कहा कि तुम भी बात नहीं समझते, भले ही वो शेर का मुंह है, लेकिन उस शेर के मुंह में जैसे ही मैं प्रवेश करूंगा तो वहां मुझे हरी हरी घास के मैदान मिलेंगे। गधे ने कहा कि वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहां है हरी हरी घास के मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया और गधा भी शेर के खुले हुए मुंह में अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली, फिर एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी आई, मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? लोमड़ी से पूछा कि तुम शेर के मुंह में क्यों प्रवेश करना चाहती हो, तुम क्यों मरना चाहती हो, क्यों अपना प्राणांत करना चाहती हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, रोजगार देने वाला दफ्तर है। दफ्तर से आशय रोजगार प्रदान करने वाला कार्यालय है। मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, मैं वहां पर दरख्वास्त दूंगी। दरख्वास्त से आशय है नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, मैं वहां पर दूंगी। शेर के पेट में जो रोजगार का कार्यालय है, मैं वहां पर अपना नौकरी प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि शेर के मुंह के अंदर प्रवेश करने के बाद तुम्हें रोजगार कार्यालय दिखाई देगा और तुम वहां पर जब अपना प्रार्थना पत्र दोगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? उसने कहा, शेर ने ऐसा कहा है। उसने कहा, शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से फिर वही सवाल किया। लेखक को पहले लोमड़ी दिखाई दी, लोमड़ी से आशय है चालाक व्यक्ति दिखाई दिया, और वह चालाक व्यक्ति भी इस उम्मीद में, इस लालच में, इस लोभ में आ गया कि शेर के पेट में रोजगार का कार्यालय है और वहां उसे रोजगार प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लेखक को एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। उल्लू प्रतीक है मूर्ख व्यक्ति का। एक मूर्ख व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया, उस मूर्ख से वही प्रश्न पूछा। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा, तुम्हारी बात ठीक नहीं है, शेर के मुंह में स्वर्ग कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। तो वह जो उल्लू था उसने कहा कि यह सच है, शेर के मुंह में स्वर्ग है और यही एकमात्र निर्वाण का रास्ता है। निर्वाण से आशय है मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का रास्ता है, हमेशा छूट जाने का रास्ता है, मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलना। इस प्रकार से उल्लू ने कहा कि यही एकमात्र निर्वाण का रास्ता है, और उल्लू भी शेर के मुंह में
चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। यहाँ पर कुत्तों को भी प्रतीक रूप में लेखक ने माना है। ऐसा वर्ग, ऐसा समूह जो यही नहीं समझे कि उसका भला किसमें है, उसका बुरा किसमें है, जो यह नहीं समझे और फिर भी जो हंसता गाता रहे अथवा चीखता चिल्लाता रहे, जो अजीबोगरीब मानसिक स्थिति में हो, इस प्रकार के वर्ग को लेखक ने यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कुत्तों के जुलूस के रूप में कहा है। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी पर सब दुम दबाए हुए थे। एक और तो लेखक कह रहे हैं कि वे सभी लंबी लंबी लाल लाल जीभें निकाले हुए थे, खाने के लिए, शिकार करने के लिए बिल्कुल तत्पर थे। दूसरी ओर वो दुम दबाए हुए थे क्योंकि उनमें किसी न किसी प्रकार का डर का साया भी उपलब्ध था, डर भी उनमें बैठा हुआ था। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मेरी बात तो उन्होंने सुनी ही नहीं, कुत्तों ने भी मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने भी मेरी बात को अनसुना कर दिया। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए और कुत्ते भी शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का जबरदस्त समर्थक है। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा का और सह अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा समर्थक है। अहिंसा से आशय है हिंसा नहीं करने वाला और सह अस्तित्ववाद से आशय है साथ साथ अस्तित्व बनाए रखने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जबरदस्त वह समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता है। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके बारे में बताया गया है। शेर के पेट में संभवतया हरी हरी घास का मैदान हो सकता है। शेर के पेट में संभवतया रोजगार का कार्यालय भी हो सकता है। शेर के पेट में और भी दूसरी चीजें हो सकती है, स्वर्ग भी हो सकता है, लोगों को निर्वाण प्राप्त करने की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से शेर के पेट में जो जो चीजें बताई गई थी वे सारी चीजें हो सकता है कि मौजूद हो, उपलब्ध हो, जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। मैंने सोचा जब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं भी इस चीज की जांच कर लूं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए हुए पड़ा था। शेर आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। स्टाफ से आशय है उसके साथ काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी, और ऑफिस का काम यानी उसके कार्यालय का काम निपटा रहा था, काम पूरा कर रहा था। उसके स्टाफ के लोग उसका काम पूरा कर रहे थे। शेर लेटा हुआ था और वह आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। मैंने वहां पूछा क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? जैसा कि लेखक ने पूछा कि क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है, रोजगार का कार्यालय है। बताया गया कि यह सच है। ऐसा बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा कैसे? जब मैंने पूछा कि यह सच कैसे है कि शेर साहब के पेट के अंदर कार्यालय है रोजगार देने वाला, यह सच कैसे है? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। और इसके जवाब में बताया गया कि सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है? मैंने पूछा भाई ऐसा मानने का क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है? प्रमाण से आशय है क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है, किन सबूतों के आधार पर लोग ऐसा मानते हैं कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। और बताया यह गया कि विश्वास अधिक महत्वपूर्ण है साक्ष्य के बजाय। साक्ष्य के बजाय प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास का होना। मैंने कहा और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है,
और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, दफ्तर से आशय है रोजगार का कार्यालय, जहां बेरोजगार अपना पंजीकरण नौकरी पाने के लिए कराते हैं। जो बाहर यह रोजगार का दफ्तर है, बताया गया कि यह तो मिथ्या है, यह तो पूरी तरह से मिथ्या है, यानी यह तो पूरी तरह से झूठ है, यह तो पूरी तरह से गलत है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। उल्लू बनाना एक मुहावरा है, उल्लू बनाने का आशय है मूर्ख बनाना। मैंने कहा कि तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, तुम लोग मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है, वह तो शेर का ही मुख है, और शेर के मुंह में जो भी प्रवेश करेगा शेर उसे चबा डालेगा, शेर उसे खा जाएगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वह तो शेर का ही मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। शेर का मुंह और रोजगार का दफ्तर, इन दोनों के बीच का अंतर मुझे मालूम है। जो भी शेर के मुंह में जाएगा शेर उसको निगल जाएगा, चबा जाएगा और उसका प्राण समाप्त हो जाएगा। शेर के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है, ऐसा होना संभव ही नहीं है। रोजगार का दफ्तर तो वह स्थान होता है जहां लोगों को रोजगार मिलता है। तो वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया। जैसे ही लेखक ने अपनी पूरी बात कह दी कि यह तो शेर का ही मुंह है, जो भी शेर के मुंह में प्रवेश करेगा उसका प्राणांत होना निश्चित है, उसकी मृत्यु होना पूरी तरह से निश्चित है, और जो भी व्यक्ति शेर के मुंह में जाएगा उसका जीवन नहीं बच पाएगा। जैसे ही लेखक ने ऐसा कहा, मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में जो शेर बैठा हुआ था वह दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा, और वह लेखक की तरफ झपट पड़ा। विशेष देख लेते हैं इसका। शेर व्यवस्था यानी शासन तंत्र का प्रतीक बताया गया है। शेर को इस कहानी में शासन तंत्र का प्रतीक बताया है। शासन व्यवस्था जो कुछ झूठ मूठ अपने बारे में प्रचारित करती है उसे जनता सत्य ही मान लेती है। जैसा भी झूठ सच शासन व्यवस्था द्वारा प्रचारित कराया जाता है जनता उसे सही मान ही लेती है। शेर ने बाकायदा अपना ऑफिस बनाया हुआ था, शेर ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, अपना कार्यालय बनाया हुआ था जो उसके प्रचार का काम निपटा रहा था और उसके बारे में गलत तथ्य जनता में प्रचारित किया करता था। शेर का जो स्टाफ था वह जनता में उसके बारे में गलत तथ्य भी प्रचारित किया करता था। इस लघु कथा की भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और बहुत ही प्रभावपूर्ण है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है और बहुत ही प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लेखक ने इस कहानी के माध्यम से शासन व्यवस्था और शासन तंत्र पर करारा व्यंग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है शेर का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है पहचान से संबंधित अगले वीडियो में हम असगर वजाहत द्वारा रचित लघु कथा जिसका शीर्षक है पहचान से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।